प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है डैम्पिंग फोर्स एंड मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए डैम्पिंग फोर्स। अवमंदन बल तथा अवमंदन बलों के अंतर्गत कण की गति किस प्रकार की होगी वो हम इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम देखिए जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो क्या होता है कि जब कोई दोलक वायु या अन्य किसी माध्यम में दोलन करता है तो माध्यम के स्पर्श से उस पर श्यान बल या घर्षण बल कार्य करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो श्यान बल है और घर्षण बल है वो दोलक की गति में रुकावट डालते हैं, जिससे दोलक का जो आयाम है वेग और गतिज ऊर्जा के मान में धीरे धीरे कमी होती है, जिसके फलस्वरूप कुछ देर बाद दोलक है जो रुक जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है अवमंदन, और इसे उत्पन्न करने वाले बलों को हम कहते हैं अवमंदन बल, डैम्पिंग फोर्स। अगर एक लाइन में हम परिभाषित करना चाहें अवमंदन बल को तो किस प्रकार कर सकते हैं कि वह बल जो किसी वस्तु की गति का विरोध करे उसे अवमंदन बल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं घर्षण बल, श्यान बल, चुंबकीय शैथिल्य बल, ये सब अवमंदन बल के उदाहरण हैं। अवमंदन बल जो होते हैं वो असंरक्षी प्रकृति के होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अवमंदन बल जो हैं वो कण के वेग के अनुक्रमानुपाती होते हैं और वेग की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अतः हम क्या लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू V या F इक्वल टू माइनस लैम्बडा V या माइनस लैम्बडा dx अपॉन dt। यहाँ पर ये जो गुणांक है लैम्बडा वो कहलाता है अवमंदन गुणांक, डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं कि किसी कण की गति अवमंदन बल के अंतर्गत किस प्रकार की होगी। तो देखिए, न्यूटन के द्वितीय नियम से m द्रव्यमान पर लगने वाले कण पर अवमंदन बल क्या हो जाएगा, m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्बडा dx अपॉन dt। ये तो अवमंदन बल है और न्यूटन के अकॉर्डिंग किसके बराबर होना चाहिए, m d2x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, या d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस लैम्बडा अपॉन m dx अपॉन dt इक्वल टू 0, या मैं ये जो राशि है लैम्बडा अपॉन m को इसको 1 अपॉन टाउ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टाउ dx अपॉन dt इक्वल टू 0। इसको नाम दे समीकरण नंबर 2, जहाँ पर टाउ इक्वल टू m अपॉन टाउ हो जाएगा और इसको हम विश्रांति काल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में dx अपॉन dt इक्वल टू v अगर ये लिखेंगे तो समीकरण 2 किस प्रकार चेंज हो जाएगी वो देखिए, dv अपॉन dt प्लस 1 अपॉन टाउ इंटू v इक्वल टू 0, या इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन v इक्वल टू माइनस dt अपॉन टाउ। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, log बेस e v इक्वल टू माइनस टी अपॉन टाउ प्लस सी। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 3, जहाँ पर c कोई समाकलन नियतांक है। अब समाकलन c का नियतांक हम प्रारंभिक कंडीशन से ज्ञात कर सकते हैं कि जब t का मान 0 हो तब v इक्वल टू v नॉट हो, तो क्या हो जाएगा समीकरण 3 से
log v नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अब कांस्टेंट सी का मान आ गया है, ये सी का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हो जाएगी, log v इक्वल टू माइनस टी अपॉन टॉप प्लस log v नॉट। log v नॉट को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, log v माइनस log v नॉट, और log v माइनस log v नॉट को मैं लिख सकता हूँ log v अपॉन v नॉट इक्वल टू माइनस टी अपॉन टॉ, या v इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो समीकरण जो 4 से स्पष्ट है कि अवमंदन बलों के प्रभाव में जो वेग है वो चरघातांकीय रूप से घटता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है और ये घट रहा है, तो यानी अवमंदन बलों के प्रभाव में वेग का मान चरघातांकीय रूप से कम होगा या घटेगा। अब देखिए विश्रांति काल, यदि t इक्वल टू टाउ पर कण का वेग, t के स्थान पर समीकरण नंबर जो 4 है उसमें t के स्थान पर टाउ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस 1, या वी नॉट अपॉन ई, या इसको ले सकते हैं 0.37 वी नॉट, या v अपॉन वी नॉट इक्वल टू 0.37। यानी जो रिलैक्सेशन टाइम है या विश्रांति काल वह समय है जिसमें कण का वेग प्रारंभिक मान का 1/e गुना या 37% रह जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए, ये v और t के बीच में कर्व है और ये इस प्रकार का कर्व हमें प्राप्त हो रहा है। ये v नॉट, तो इसकी प्रारंभिक कितनी वैल्यू है, v नॉट के बराबर है। अब इसका 37% है, 0.37 यहाँ है, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये जो टाइम आएगा वो टॉ कहलाएगा विश्रांति काल। ठीक है, अब आगे देखिए गतिज ऊर्जा। मान लीजिए कि प्रारंभ में कण का जो वेग है वो वी नॉट है, तो कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ई के नॉट इक्वल टू 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर, और किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ई के इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, v का मान रख देंगे, ई के इक्वल टू 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2t अपॉन टॉ, या 1 ई के इक्वल टू ई के नॉट ई की पावर माइनस 2t अपॉन टॉ। तो इस समीकरण से भी स्पष्ट है कि जो कण की गतिज ऊर्जा है वो भी चरघातांकीय रूप से कम हो रही है। ठीक है, यदि हम इस इक्वेशन में टॉ इक्वल टू 2t रख दें तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू टाउ बाई 2। तो उस केस में ई के इक्वल टू ई के नॉट ई की पावर माइनस 1, या 0.37 ई के नॉट। अतः t इक्वल टू टी इक्वल टू टाउ बाई 2 समय के बाद जो कण की गतिज ऊर्जा है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का कितना रह जाएगी, 1/e गुना या 37%। अर्थात ऊर्जा का जो विश्रांति काल है अभिष्ट कण के वेग के विश्रांति काल का आधा होता है। ठीक है, उसमें तो क्या किया था हमने, टाउ कब निकाला था, t इक्वल टू टॉ, और यहाँ पर ऊर्जा का जो विश्रांति काल कब आएगा, t इक्वल टू टाउ बाई 2 पर। ठीक है, आगे देखिए विस्थापन। समीकरण 4 से देखिए, v इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ, या dx, v को हम क्या लिख दें, dx अपॉन dt, तो dx इक्वल टू क्या, वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ dt। समाकलन कर दीजिए तो ये पद आ जाएगा, और यहाँ पर C1 जो है कोई कांस्टेंट है जिसका मान हम प्रारंभिक कंडीशन से ज्ञात कर सकते हैं, तो मान ज्ञात करें और इसका मान इसमें रख देंगे, तो विस्थापन जो है x इक्वल टू वी नॉट टॉ ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन टॉ ब्रैकेट 1, ये विस्थापन का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
तो अवमंदन बलों के जो प्रभाव है उसमें कण की गति जो है किस प्रकार होगी, उसका अध्ययन हमने इस वीडियो के अंतर्गत किया है। धन्यवाद।